नमस्कार, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात करेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इससे पहले हमने वीडियो में बात करी थी रदरफोर्ड के बारे में, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। क्योंकि उसमें कुछ कमियां थी तो उसे दूर किया था नील्स बोर ने। तो आज के इस वीडियो में इस पर बात करेंगे और इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं सबकी विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में एक बड़ी कमी थी कि वह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका था। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि देखो, मान लो ये कोई परमाणु है और ये उसका नाभिक है। तो उसने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमेंगे तो घूमते घूमते ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, जिस वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपनी पूरी ऊर्जा खो देगा और खुद नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसी व्याख्या को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया। इसी कमी को दूर करने के लिए 1913 में नील्स बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना नया मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, तो नील्स बोर ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया उसकी मुख्य अवधारणाएं क्या थी, देखिए। बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में सुधार हेतु निम्नलिखित मुख्य अभिक्रिया मतलब पोस्टुलेट प्रस्तुत किए। पहला था निश्चित और विविक्त कक्षाएं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मनमाने ढंग से किसी भी कक्षा में नहीं घूम सकते हैं। मतलब निश्चित कक्षाएं होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। पहला इसने ये बोला। दूसरा बोला इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं और इन कक्षाओं को इन्होंने बोला विविक्त कक्षाएं, जिसे हम डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, तो पहला इन्होंने क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपने मर्जी से मनमाने ढंग से नहीं घूम सकता है। और दूसरा, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं को क्या बोला इसने, विविक्त कक्षाएं कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ये पॉइंट उन्होंने रखा। दूसरा उन्होंने बोला कि ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा। मतलब जो सबसे बड़ा सब ड्रॉबैक मतलब कमी थी रदरफोर्ड मॉडल की, कि वो बोल रहा था कि जब ये घूमेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो अपनी ऊर्जा का विकिरण करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जबकि इन्होंने बोला ऊर्जा का विकिरण नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन इन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो वे ऊर्जा का विकिरण मतलब उत्सर्जन नहीं करते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम नहीं होती, इसीलिए वे नाभिक में नहीं गिरते। इसी कारण परमाणु स्थायी रहता है और यही सबसे बड़ी कमी थी रदरफोर्ड मॉडल की, जो इन्होंने दूर किया। तीसरा उन्होंने बात करी कि जो ऊर्जा स्तर या कोश, मतलब इन निश्चित कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या कोश कहा गया। कौन सी कक्षाओं की बात हो रही है, जो इस तरीके से हैं। ये जो कक्षाएं हैं इन्हें क्या बोला इन्होंने, ऊर्जा स्तर या कोश कहा। नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो कक्षा की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। मतलब जो सबसे पास होगा, मान लो आपके पास ये नाभिक है, यहाँ पर ये नाभिक है, तो इसके पास जो कक्षा होगी इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, फिर इसकी बढ़ेगी, फिर इसकी बढ़ेगी। जो सबसे दूर है उसकी ऊर्जा सबसे अधिक होगी। इन कक्षाओं को अंग्रेजी के अक्षरों KLMN या 1 2 3 4 द्वारा दर्शाया जाता है, जहाँ पे N कक्षा की संख्या। मतलब ये हुआ, जो सबसे पहली कक्षा है इसे बोलेंगे हम K, दूसरी कक्षा को L, तीसरी कक्षा को M, और जो इसके बाहर वाली कक्षा है इसे बोलेंगे N। ये आप कह सकते हो पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो ये था आपके पास नील्स बोर का परमाणु मॉडल, और इन्होंने इस तरीके से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कमी थी उसी को दूर किया। उसके बाद इसमें है तत्वों के प्रतीक। अब जॉन डाल्टन ने यह अनुभव किया कि रसायन विज्ञान को सरल बनाने के लिए तत्वों और यौगिकों को निरूपित करने की एक मानक विधि होनी चाहिए। मतलब ये है, जैसे हाइड्रोजन है, अब हर जगह हम इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं, तो इसके लिए एक प्रतीक दिया, मतलब एक चिन्ह दिया। ये आपको दिख रहा होगा, और इसके पीछे डॉट। जैसे कार्बन है तो पूरा गोला, जिसे हमने डार्क कर दिया। ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरस। तो ये इस तरीके से उन्होंने कुछ प्रतीक दिए। इन्होंने ज्ञात तत्वों को दर्शाने के लिए 1803 में
प्रथम चित्रात्मक प्रतीक बनाए, जो आपको दिख रहा होंगे इस फिगर में, ठीक है। तो ये जो दिए थे ये डाल्टन ने दिए थे। इसके बाद बर्जीलियस ने 1813 में यह सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों के लिए जाने चाहिए। इस प्रकार अक्षरों वाले रासायनिक प्रतीकों का आरंभ हुआ। मतलब पहले तो जो डाल्टन ने दिए थे वो इस तरह से चित्रात्मक प्रतीक दिए थे, लेकिन जो बर्जीलियस थे उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, जो उनके लैटिन नाम होते हैं उनके आधार पर हम इनका नामकरण करेंगे। और वर्तमान समय में शुद्ध और उपयुक्त रसायन विज्ञान का अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसे हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, ये आप सुनोगे बार बार ये नाम, नामक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था तत्वों के नामों और उनके प्रतीकों को स्वीकृति प्रदान करती है। तो मतलब जो भी तत्व अगर आएंगे तो उनका प्रतीक क्या होगा वो यही संस्था क्या करेगी, निर्धारित करेगी। इन प्रतीकों को लिखने के कुछ नियम थे। अब IUPAC में आप जो भी प्रतीक लिखो इन्हें कैसे लिखा जाएगा, तो अनेक तत्वों के प्रतीक उनके IUPAC नाम के प्रथम अक्षर अथवा प्रथम 2 अक्षरों से बने होते हैं। या तो जो भी उनका नाम होगा उसका या तो पहला अक्षर होगा या पहले 2 अक्षर होंगे। जैसे प्रतीक का नाम, प्रतीक के नाम का जो पहला अक्षर होगा वो सदैव बड़े अक्षर मतलब कैपिटल लेटर में होगा, जबकि जो द्वितीय अक्षर होगा वो अंग्रेजी भाषा के छोटे अक्षर मतलब लोअर केस लेटर में होंगे। जैसे हाइड्रोजन हो गया तो इसका, क्योंकि जिसमें एक ही अक्षर होगा वो हमेशा बड़ा होगा। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, अब इसमें ए कैपिटल हो गया और पीछे वाला एल स्मॉल हो गया, न कि AL, ऐसा नहीं होगा, एक कैपिटल होगा और एक स्मॉल होगा। जैसे कोबाल्ट हो गया, C कैपिटल O स्मॉल, न कि CO, ठीक है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके नामों के प्रथम अक्षर और द्वितीय अक्षर को छोड़कर किसी अन्य अक्षर से बनते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया Cl, जिंक हो गया Zn। तो इस तरीके से IUPAC ने नामों का निर्धारण किया। अब आपके पास एक तालिका बनी हुई है जहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम है, इनके प्रतीक दिए हुए हैं जो आपको याद करने हैं। एल्यूमिनियम का AL हो गया, आर्गन का AR, बेरियम BA। तो ये सारे प्रतीक आपको याद रखने हैं। इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे अगर आप देखोगे ध्यान से, गोल्ड है तो ये AU है, तो ये लैटिन नाम से लिए गए हैं। ऐसे ही कहीं पे सोडियम होगा, देखिए आप ये सोडियम है तो सोडियम नाइट्रियम इसे मतलब इसका लैटिन नाम है तो Na इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही पोटेशियम है तो कैलियम इसका नाम है तो K से दिखाया जाता है। तो ये कुछ प्रतीक हैं और उनके नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद जो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे हुआ, इसे हम बोर बरी नियम, मतलब बोर और बरी ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने नियम दिए थे कि जो भी कक्षाएं होंगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसा हमने पढ़ा अभी कि जो भी कक्षाएं होंगी उसे हम KLMN या 1 2 3 4 के नाम से जानेंगे। इसके लिए नील्स बोर और JC बरी ने कुछ नियम बनाए जिन्हें बोर बरी नियम कहते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, पहला नियम, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² का सूत्र। मतलब ये हुआ अगर आपको इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना है किसी भी कक्षा में तो इस सूत्र से होता है, 2n² के सूत्र से। ये किस प्रकार होता है, जैसे आपको बोला मैंने, मान लो ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, इस तरीके से है। तो अगर हम बात करें पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप K की बात कर रहे हो प्रथम कोष, तो आप N की जगह 1 रखोगे इसमें, देखो तो 2 गुणा 2n² है तो 2 गुणा N की जगह 1, 1 का स्क्वायर, तो 2 एकम 2, मतलब ये हुआ पहले में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। दूसरी कक्षा N की बात करें, L की, तो N की वैल्यू 2 होगी। अगर मैं इसे रखूंगा तो 2 गुणा N का स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इट मीन दूसरे में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दूसरी सेल में या दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से तीसरे में 18 होंगे, चौथे में 32 होंगे। तो ये था नियम, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो उन्हें हम किस तरीके से विभिन्न कक्षाओं में व्यवस्थित करते हैं। दूसरा क्या था, अष्टक नियम। अष्टक नियम का मतलब हो गया सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। मतलब अगर एक से ज्यादा कोष हैं तो उसमें अधिकतम जो संख्या होगी वो 8 होगी। भले ही
उस कक्षा की क्षमता 8 से अधिक क्यों ना हो। जैसे m कक्षा में 18 आ सकते हैं, लेकिन सबसे बाहरी कक्षा में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उससे अधिक नहीं भरे जाएंगे। आई बात समझ में? क्या कहना चाह रहा है, जैसे मान लो मेरे पे के है, मतलब पोटेशियम है, जो कि 20 पे 19 पे आता मान लो, ठीक है। तो 19 में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले में 2 आएंगे, फिर कितना आएंगे 8। अब तीसरे में जितने बचे वो आने चाहिए, क्योंकि तीसरे कोर्स में तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन 18 ना होके कितने आएंगे, यहाँ भी 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। और सबसे लास्ट वाला जो बचा उसमें जो आएंगे जितने बचेंगे, तो 8 और 8 16 और 2 18 और 1 19। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। आई बात समझ में? तो अष्टक नियम का मतलब हो गया, अगर एक से अधिक कक्षाएं हैं, एक से अधिक कक्षाएं हैं, तो उसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हैं वो 8 ही होंगे, 8 से अधिक नहीं होंगे। ये अष्टक नियम है, ये आपको याद रखना है। तीसरा, क्रमानुसार भराव, मतलब ये हुआ कि पहले अंदर वाली कक्षाएं भरेंगी और उसके बाद या बाहर वाली कक्षाएं भर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन तब तक नई कक्षा नहीं भरते हैं जब तक उससे पहले वाली कक्षा या भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से न भर जाए। इसका मतलब ये हुआ, पहले के वाली कक्षा पूरी भरेगी, फिर एल वाली भरेगी, फिर एम वाली भरेगी, फिर एन वाली भरेगी। तो ये था बोरबरी का सुझाव, या उन्होंने जो भी इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम बताया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद परमाणुओं का निर्माण प्रक्रम क्या होता है, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम विभिन्न तत्वों की द्विआयामी मतलब 2D इलेक्ट्रॉन संरचना बनाएं, जैसे बनी हुई यहाँ पे। जब भी परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, तो उपयुक्त ऊर्जा स्तर में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएंगे। विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक है। जो आपको दिख रहा है ये नाभिक है, जो ये काला डॉट आपको दिख रहा होगा, और इसके बाहरी कक्षाएं हैं। क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे आपको एक ही दिख रहा होगा। जैसे हीलियम में 2 होते हैं तो 1 2, लिथियम में 3 होते हैं तो पहले 1 2, पहली वाली कक्षा भर गई, अब बाहरी कक्षा में 1 आएगा। इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे सारी कक्षाएं भरी जाती हैं। अब यहाँ पे एक तालिका आपको दिख रही होगी, ये आपको याद रखना है ऑर्गन तक, मतलब ये 18 तक है जो संख्याएं दी गई हैं। एक उसके बाद पोटेशियम याद रख लो 19, और कैल्शियम याद रख लो 20, ठीक है। तो ये आपके पास एक तालिका बनी हुई है जहां पे तत्वों के नाम दिए गए हैं और उनके प्रतीक दिए गए हैं और परमाणु क्रमांक, ये बहुत जरूरी है। तो आपको इसे इसी तरीके से याद रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। क्योंकि आपके पास कोई सा भी, जैसे मान लो आपसे पूछा गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए क्या होगा, तो क्लोरीन का आपको सबसे पहले परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो कितना होता है, 17 होता है। तो आप बोलोगे क्लोरीन, और यहाँ आपने लिखा 17। अब देखो सबसे पहली कक्षा में कितने आएंगे, 2, पता है हमें पहली कक्षा में 2 आते हैं। दूसरे में कितने आएंगे, 8, 8 और 2 10 हो गए। अब कितने बचे, 7, तो तीसरे में कितने आएंगे, 7। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मुझे एल्यूमिनियम का करना है, Al, और Al होता है 13 पे, आपको दिख रहा होगा। तो पहली कक्षा में 2 आएंगे, 2 से ज्यादा आ नहीं सकते। कितने बचे अब, दूसरी कक्षा में 8, तो 8 और 2 10, अब 3 और बचे तो 3 आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो Ca है मान लो, 20 पे आता है, तो पहली कक्षा में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, 8 और 2 10, फिर 8 आएंगे। आपको बताया हमने कि अगर एक से ज्यादा कक्षाएं हैं तो 8 ही आएंगे, 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। फिर 2 बचे, फिर 2 आएंगे। तो इस प्रकार आप किसी भी जो तत्व दिए गए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे दिखाया भी गया है, के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में कितने, एम में कितने और एन में कितने। जो डॉट डॉट है इसका मतलब है इससे आगे इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हुए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है परमाणु क्रमांक, इसे दिखाते हैं हम जेड से। परमाणु क्रमांक होता क्या है, तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की जो कुल संख्या होगी उसी को क्या बोलते हैं हम, परमाणु क्रमांक। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा,
तो जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटोनों की संख्या भी, अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे, उसका परमाणु क्रमांक बोलेंगे। इसे अंग्रेजी अक्षर के जड़ से दर्शाया जाता है। तत्वों की पहचान, मुख्य बिंदु क्या है इसमें, तत्व की पहचान। प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक अद्वितीय होता है, मतलब यूनिक होता है। दो अलग अलग तत्वों का परमाणु क्रमांक कभी भी एक जैसा नहीं होगा, सबका अलग अलग होता है। दूसरा, उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु क्या होता है, एक सामान्य या जो उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये वो होता है जो परमाणु उदासीन होता है। मतलब अगर आप कोई भी परमाणु रखोगे, जैसे मैंने लिखा Al, एल्यूमिनियम, तो ये क्या है उदासीन परमाणु है। मैंने अगर Na लिखा तो ये क्या है, उदासीन है। अगर मैंने Cl लिखा तो ये क्या है, उदासीन है। जब इस पे कोई भी आवेश ना हो, न धन आवेश हो न ऋण आवेश हो, तो परमाणु हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। तो उस केस में जो परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉनों की संख्या भी होती है और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। अगर मैं आपसे बोलूं जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब अगर आपसे पूछें कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी तो आप बोलोगे 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी तो आप बोलोगे 11। मतलब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है उदासीन परमाणु के लिए। आई बात समझ में। तीसरा आपके पास है आयन की स्थिति में। अब कभी भी अगर आयन किसी भी परमाणु पर हो तो उसका मतलब क्या होगा, यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है तो आयन बनाता है, मतलब उस पर आयन लगता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या एक जैसी रहती है। समझाता हूं मैं कैसे। जैसे मैंने बोला सोडियम है, अब सोडियम पे अगर मैं एक धन लगा दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो प्रोटॉन होंगे वो तो 11 ही होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 हो जाएंगे। 10 कैसे होंगे, ये धन कब लगता है, जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पे उतने उस पे आयन आएंगे। तो ये धन आयन आ रहा है इसमें, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। लेकिन प्रोटॉन कितने रहेंगे, 11 ही रहेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल है क्लोरीन है। अब क्लोरीन पर अगर मैं माइनस साइन लगा दूं, मतलब ऋणावेश लगा दूं, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या तो 17 ही रहेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। 18 क्यों, कभी भी ऋण आवेश तब लगता है जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और धनावेश तब लगता है जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो इसका मतलब है Na+ मतलब ये हुआ इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। तो प्रोटॉन तो 11 ही है, इलेक्ट्रॉन भी 11 होने चाहिए, लेकिन एक त्याग दिया, तो कितने बच गए, 10। ऐसे ही क्लोरीन, परमाणु संख्या 17 होती है, मतलब प्रोटॉन भी 17 ही होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक इसने इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। तो पहले 17 थे, अब एक और आ गया, तो कितना हो गए, 18 हो गई। आई बात समझ में। अब जैसे उदाहरण दिया हुआ है कार्बन का, तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं, तो परमाणु क्रमांक 6 होगा। यहाँ पे सोडियम में के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक भी क्या होगा, 11 होगा। आई बात समझ में। तो ये होते हैं परमाणु क्रमांक। उसके बाद है द्रव्यमान संख्या, इसे हम दिखाते हैं ए से। द्रव्यमान संख्या होती क्या है, आपको इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, मान लो ये कोई नाभिक है, ये परमाणु है, ये उसका नाभिक है। तो नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे और जितने न्यूट्रॉन होंगे, उन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो उसी को बोला जाएगा परमाणु संख्या। आई बात समझ में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर कक्षाओं में घूमते हैं, तो नाभिक में क्या रहेगा फिर, प्रोटॉन रहेंगे और न्यूट्रॉन रहेंगे। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या का योग होता है उसी को क्या बोला जाता है, परमाणु द्रव्यमान बोला जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग उसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या समझिए आपको क्या होगा। इसे अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल ए से दर्शाया जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में रहते हैं, इसीलिए इन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियॉन क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सूत्र क्या होता है द्रव्यमान संख्या का, तो आपको बताया मैंने, प्रोटॉनों की संख्या धन
न्यूट्रॉनों की संख्या, इट मीन्स ए बराबर Z प्लस N, N मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या। यदि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या याद करनी है तो आप ए में से, ए का मतलब हो गया परमाणु, सॉरी द्रव्यमान संख्या, इसमें से आप प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर दो तो आपको न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। उदाहरण दिया जैसे एल्यूमिनियम है, अब नाभिक में 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन है, तो जो द्रव्यमान संख्या होगी वो कितनी होगी? 27 होगी। आई बात समझ में? जैसे ऑक्सीजन है, नाभिक में 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, तो जो द्रव्यमान संख्या होगी वो होगी 8 और 8 16। ठीक है। ये आपके पास रहा द्रव्यमान संख्या। उम्मीद आपको समझ आया होगा क्या होता है द्रव्यमान संख्या। अब उसके बाद परमाणु का प्रतीक निरूपण क्या होता है, मतलब अगर मुझे किसी भी परमाणु को प्रतीक के रूप में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? किसी भी तत्व के प्रतीक के साथ उसके परमाणु क्रमांक मतलब Z और द्रव्यमान संख्या A को दर्शाने का मानक तरीका होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई संख्या लिख रहे हैं, जैसे मैंने सॉरी जब भी हम कोई परमाणु लिख रहे हैं, जैसे मैंने X लिखा, तो इसके साथ एक तो इसका द्रव्यमान संख्या लिखा जाएगा और एक इसका परमाणु क्रमांक लिखा जाएगा। तो ये जो तरीका होता है ये परमाणु का प्रतीक निरूपण होता है। आपको दिख भी रहा होगा जैसे ये, तो जहाँ पे A मतलब जो A और Z है और यहाँ पे तत्व का प्रतीक, X तत्व का प्रतीक है, A द्रव्यमान संख्या है और Z परमाणु क्रमांक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, देखो कार्बन दिख रहा है आपको, तो नीचे 6 फिर कार्बन फिर ऊपर 12, तो जो नीचे लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक होता है और जो ऊपर लिखा जाता है वो द्रव्यमान संख्या होता है। तो अगर मुझे इसी का न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर दूंगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 6। ऐसे सोडियम का है, जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है, आपको दिख रहा होगा नीचे परमाणु क्रमांक होता है, मतलब प्रोटॉन भी 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, और जो ऊपर है वो द्रव्यमान संख्या है। तो अगर आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो आप द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये होता है आपके पास किसी भी परमाणु का प्रतीक निरूपण। फिर उसके बाद आता है आपके पास संयोजकता की परिभाषा। संयोजकता होता क्या है? देखो बड़ा सिंपल है, किसी तत्व के परमाणु की अन्य परमाणुओं के साथ जो जुड़ने की या संयोजन क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं? उसकी संयोजकता बोलते हैं। आई बात समझ में? इसका सरल मतलब ये हुआ कि किसी भी परमाणु को अपना स्थायित्व मतलब अपने जो सबसे बाहर की कक्षा है उसे पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ते हैं या जितने ग्रहण करने पड़ते हैं या साझा करने पड़ते हैं, उसी संख्या को क्या बोलते हैं? उसकी संयोजकता बोलते हैं। समझाता हूं मैं कैसे, देखो जैसा आपके पास है सोडियम, सबसे बाहर इसके कितने परमाणु होंगे? एक परमाणु होगा। अब देखिए आपको बताया मैंने, जो अष्टक है इसका मतलब है कोई भी परमाणु स्थायी तब होगा जब उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसे अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन के लिए या तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा या इसे 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। तो इसके लिए ज्यादा आसान क्या है? ज्यादा आसान का मतलब है ऊर्जा का ह्रास किस में कम होगा? एक को त्यागने में या 7 को लेने में? एक को त्यागने में इसके लिए ज्यादा आसानी होगी, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो ये बन जाएगा 2 8, तो सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब? 8। तो ये 8 किसकी वजह से हुआ? ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की वजह से हुआ। इसी को बोलता हम इसकी संयोजकता। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। कितनी हुई? 1। जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन 17 होता है, ये आएगा 2 8 और 7। अब इससे अपनी बाहरी कक्षा को भरने के लिए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा या इस 7 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा। तो ऊर्जा का ह्रास किसमें कम होगा? मतलब इसके लिए क्या आसान होगा? 1 इलेक्ट्रॉन को लेना ज्यादा आसान होगा। तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 8 और 7 पहले थे, एक और ले लिया इसने तो 8 हो गई। तो इसकी बाहरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हुई? 1 हुई। समझ पाए आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो इसी को बोला जाता है संयोजकता।
तो किसी भी तत्व के परमाणु की अन्य परमाणुओं के साथ जो जुड़ने की क्षमता होती है, तो उसी को बोलते हैं हम उसकी संयोजकता। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अपना अष्टक पूरा करने के लिए परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या साझा करता है, उसे उसकी संयोजकता बोला। ठीक है, अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे मान लो सोडियम है, इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक, तो इसे इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन है, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7, तो इसे बोला जाएगा इसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन। तो आपको ध्यान रखना है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दो अलग अलग चीजें हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जबकि संयोजकता का मतलब है जुड़ने की क्षमता। आई बात समझ में? तो संयोजकता क्या होती है और संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब अगर आपको संयोजकता निकालनी है तो आप किस तरीके से निकाल सकते हो? देखो, जैसा आपको समझाया मैंने, संयोजकता ज्ञात करने के दो नियम जो बोर-बरी पर आधारित है। पहला, संयोजकता का मान हमेशा बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि बाहरी कोष में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उनकी जो संयोजकता होगी वो उसके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके बराबर होगी। जैसे यहाँ देखो, सोडियम है, परमाणु संख्या क्या होती है इसकी? परमाणु क्रमांक 11, तो विन्यास होगा 2, 8 और 1, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 1। आपको बताया मैंने क्यों? क्योंकि या तो इसे 1 त्यागना पड़ेगा या 7 लेने पड़ेंगे, तो 1 त्यागना ज़्यादा आसान है। ऐसी मैग्नीशियम है, इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो इसे 2 त्यागना पड़ेंगे या 6 लेना पड़ेगा, तो 2 त्यागना ज़्यादा आसान है, संयोजकता 2 होगी। ऐसे एल्यूमिनियम के साथ में। अब जो सिलिकॉन होता है, इसकी बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है, जब भी बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ना ही त्यागता है। ये एक तरीके से पार्टनरशिप करता है, मतलब एक तरीके से साझा करता है इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी संयोजकता 4 हुई। ठीक है, अब उसके बाद यदि बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो 8 में से जितने इलेक्ट्रॉन है उसे घटाया जाता है, वही उसकी संयोजकता होती है। देखो, आप इसे इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, बस इतना ध्यान रखो। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2,5, बाहरी कक्षा में 5 हुए। अब आप सिर्फ ये सोचो, ये सब भूल जाओ क्या बोलना चाह रहे हैं ये। आप ये सोचो कि ये इसे अपने बाहरी कोष को पूरा करने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे या 5 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, यही हुआ, या 5 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो इसके लिए ज्यादा आसान क्या होगा? 3 लेना आसान होगा, 5 देना आसान होगा? 3 लेना आसान होगा, तो ये 3 ही इसकी क्या होगी? संयोजकता होगी। ऐसी ऑक्सीजन है, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 6 त्यागेगा या 2 लेगा, तो इसके लिए 2 लेना ज्यादा आसान होगा, तो ये इसकी संयोजकता 2 होगी। तो इस तरीके से हम सारे जितने भी परमाणु है उनकी संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपके पास है समस्थानिक क्या होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। समस्थानिक का मतलब होता है एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होंगे लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? समस्थानिक बोला जाता है। ऐसा होता क्यों है? कारण क्या है इसका? तो इन परमाणुओं के नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे जो हाइड्रोजन है उसके 3 समस्थानिक होते हैं। पहला आपको दिख रहा होगा 1H1, इसे बोलते हैं प्रोटियम। दूसरा होता है 1H2, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम। और तीसरा होता है ट्राइटियम 1H3। तो आपको दिख रहा होगा परमाणु क्रमांक इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, लेकिन जो परमाणु भार है ये अलग अलग है, तो इसी को बोला जाएगा समस्थानिक। ऐसे ही कार्बन का आपको दिख रहा होगा C612 मतलब, और C614, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन इनका जो परमाणु भार है वो अलग अलग है। ऐसे क्लोरीन के साथ भी है, तो इसी को बोला जाता है समस्थानिक, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होगा लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिकों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पहला, जो यूरेनियम का समस्थानिक होता है वो परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में जलाया जाता है, ईंधन के रूप में इसका काम आता है। दूसरा जो कोबाल्ट का होता है वो कैंसर के उपचार में काम आता है।
तीसरा जो आयोडीन का होता है वो घेगा, मतलब गॉइटर, गले में आपने देखा होगा बड़ा सा गांठ जैसी बन जाती है, तो उसमें काम आता है। और चौथा जो कार्बन होता है इसका प्राचीन जीवाश्मों की आयु निर्धारण करने में इसका काम आता है। तो ये हैं समस्थानिक, बड़ा सिंपल है, जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है। आगे आपके पास समभारी। समभारी देखो बड़ा सिंपल है, समभारी मतलब समान भार होगा। तो इसमें क्या होगा, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या तो समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, उसे बोलते हम समभारी। मतलब समान भार मतलब द्रव्यमान संख्या समान होगी इस बार। कारण क्या होता है इसका, तो इन परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या का योग होता है वो समान होता है, लेकिन जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो अलग अलग होती है। जैसा आपको दिख रहा होगा कैल्शियम का और आर्गन का, तो ये, या कार्बन और नाइट्रोजन, तो ये होते हैं समभारी। आई बात समझ में? आपको दिख रहा होगा चाहे वो कैल्शियम हो चाहे आर्गन है, परमाणु जो द्रव्यमान संख्या दोनों का समान है 40-40, लेकिन परमाणु क्रमांक दोनों का भिन्न भिन्न है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक है आपके पास, औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। बड़ा सिंपल है, देखो प्रकृति में समस्थानिक अलग अलग प्रतिशत में पाए जाते हैं, इसीलिए तत्व का परमाणु द्रव्यमान उनका औसत होता है। जैसा आपको इसका निकालना है, ये निकालने के लिए आता है, जैसे क्लोरीन हो गया, तो आपके पास ये दिया हुआ है, इसमें 75% और जो ये वाला है इसमें 25% पाया जाता है। तो अगर आपको इसका औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है तो आप क्या करोगे, देखो ये जो क्लोरीन है इसका परमाणु भार कितना है 35, गुणा कितना परसेंट पाया जा रहा है इसमें 75, तो 75/100, ठीक है। प्लस ऐसे ही इसका परमाणु भार क्या है 37, और इसमें कितना परसेंट पाया जा रहा है 25/100। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आएगा वही इसका औसत परमाणु द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से आप औसत परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हो। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को एक बार और देखिए, अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा।